गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपका सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और हमारे संविधान जो हमारा संविधान कब बना था, कैसे बना था, ठीक है, वो सारा सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमें राइट्स मिले हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखिए, अधिकारों के महत्व की बात करती हूँ, ठीक है। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील की कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए, ठीक है। ये स्टोरी आपको दे रखी है 1982 की, जब एशियंस गेम होने थे तो उस टाइम पे काफ़ी फ्लाईओवर और स्टेडियम इनका निर्माण किया गया था और वहाँ पर काफ़ी जो मिस्त्री थे, मज़दूर थे, वो लगाए गए, लेकिन उनको उनकी सैलरी नहीं पे गई। जो उन्होंने काम किया उसके बदले में उनको इतनी इनकम नहीं मिली, ठीक है। फिर सर्वोच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर याचिका दायर की गई और वहाँ पर यह पहलू दिया गया कि जितनी उनको इनकम मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है, ठीक है। इस आधार पर याचिका दायर हुई थी और यदि निर्धारित जो मजदूरी है उससे कम मजदूरी उन्हें दी जाती है तो उसे बेकार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों के प्रति शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का भी क्या है, उल्लंघन है, ठीक है। इसलिए सरकार ने, जो सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने आदेश दिया कि जितनी भी निर्धारित उनकी जो भी मजदूरी है वह उन्हें दी जाए, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था, ठीक है। मड़ीगांव जिला है, चुबरी गांव है, ठीक है, और असम डिस्ट्रिक्ट का ये रहने वाला था। कहता है उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। देखिए, उसे हॉस्पिटल में इसलिए भर्ती करवाया गया था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन जो डॉक्टर ने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी लिखी थी कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और 2005 में उसे छोड़ दिया गया, ठीक है। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ दिया गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था, 77 ईयर्स का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। देखिए, 54 ईयर्स हिरासत के अंदर उसने गुजार दिए और उस पर उसके मुकदमे की कोई सुनवाई भी नहीं की गई, ठीक है। जब कहीं जाकर राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है उसने अपनी टीम से जब बंदियों का निरीक्षण करवा रही थी तब जाकर कहीं लालुंग को स्वतंत्रता मिली। ये कहता है जो लालुंग था, मचल लालुंग जिनका पूरा नाम था, मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है,
ठीक है। आर्टिकल नंबर 21A, जहाँ पर हमें जीने की स्वतंत्रता दी गई है। तो कहता है इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालूंग का मामला इस स्थिति का संकेत करता है कि जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका था। अधिकारों का घोषणा पत्र देखते हैं। हमें दो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, दो स्टोरी दी गई हैं। एक असम का आदमी है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी स्टोरी, और एक मजदूरों की स्टोरी। दोनों ही आप रीड कर चुके हैं। तो देखिए, कहता है उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इससे अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की एक सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया है। जिसमें हमारे अधिकारों की पूर्ण सूची उपलब्ध है, उसे क्या कहा गया है? अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया है। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। ठीक है। वह नागरिकों के विरुद्ध काम नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि हमें अधिकारों का घोषणा पत्र मिला हुआ है। उनके विरुद्ध हमारी सरकार नहीं जा सकती है। उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार भी सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिकों के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग हैं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही तथा न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, हमारे भाग नंबर 3 में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा भाग नंबर जो 3 है उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उनके बारे में स्टडी करते हैं। कहता है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझा और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने, ठीक है, अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ठीक है। तो ये कहता है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जो समिति थी, उन्होंने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने, उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की जो राय है वो एक थी। उसके बाद देखिए, संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी है और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। ठीक है। संविधान के अंदर जो अधिकार हमें देने हैं वो सूचीबद्ध किए गए हैं और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देना और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ठीक है। हमारे जो अधिकारों की गारंटी है, सुरक्षा है, वो हमें कौन प्रदान करता है? संविधान ही प्रदान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उन्हें जो संसद है वो चेंज कर सकती है।
फिर ये कहता है लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यदि कोई कानून बनता है तो वो संसद द्वारा एक मेजोरिटी के साथ बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि इन्होंने कोई भी चेंज किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन रोकने की शक्ति, इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका कार्यपालिका के किसी कार्य निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश तथा असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकार के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, जो हमारा है समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार देखिए, समता के अधिकार के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, कानून के समक्ष समानता, सभी बराबर हैं, कानून के समान संरक्षण है। दूसरा क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। रोजगार में जो है वह अवसरों की समानता होगी, छुआछूत का अंत होगा और उपाधियों का अंत होगा। ठीक है, ये उपाधियों का अंत 18 आर्टिकल, ये 17 आर्टिकल, ये 16 आर्टिकल और ये हमारा 15 आर्टिकल और ये 14 आर्टिकल। ठीक है, 14 to 18 यदि आर्टिकल्स की बात करूं, देखिए जो भारत का संविधान है वह अनुच्छेदों में विभाजित है और अनुच्छेद नंबर यदि मैं 14 की बात करूं तो वहाँ पे हमें 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, इक्वलिटी का राइट हमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं एक एक अधिकार को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कहते हैं निम्न दो स्थितियों पर विचार करें, ये काल्पनिक स्थितियाँ हैं। ठीक है, कोई रियलिटी में नहीं है, जस्ट कल्पना की गई हैं। इन दो सिचुएशन के बारे में सोचना है आपको। कहता है पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं, क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बारे में दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति थे, दोनों के दोनों, एक इन्होंने स्वदेश कुमार का नाम बताया है, उसके साथ उसका दोस्त था। ठीक है, एक होटल में वो कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं, लेकिन जो स्वदेश कुमार है उन्हें जो चाय मिली वो एक सुंदर कप में मिली और उसके दोस्त को कुल्हड़ वाले कप में मिली। कुल्हड़ में चाय उनको दी गई। ठीक है, क्यों दी गई? क्योंकि वो एक दलित जाति से संबंधित था। तो आप इसे कह सकते हैं कि जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया गया, और जबकि हमारे भारतीय संविधान के अंदर यह हमें समता का अधिकार दिया गया है, या फिर किसी के साथ भी मतलब किसी जन्म स्थान, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश है कि आगे वे समाचार ना पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। देखिए टेलीविज़न में जब न्यूज़ आने लग रही थी तो उस टाइम पे यह आदेश दिया गया कि मतलब महिलाएं, मतलब कुछ स्पेशल उन्होंने बोला कि महिलाएं आगे की न्यूज़ नहीं पढ़ सकती, नहीं देख सकती हैं। रीज़न क्या बताया उन्होंने कि मतलब वह 45 की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर पुरुष भी थे जो 45 की उम्र को पार कर चुके थे और वह प्रतिबंध उन पे नहीं लगाया। दैट मीन्स लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया। यह भी हमारे संविधान में मना किया गया है, निषेध है इस चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, धर्म, मूल, वंश और जाति। ठीक है, जैसे स्वदेश की फ्रेंड के साथ कुल्हड़ में चाय डालकर उसे दी थी, वो जाति के आधार पर भेदभाव था। और जहाँ फीमेल को, महिलाओं को समाचार पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, वो लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है
ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति का व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थल जैसे कि दुकान, होटल, मनोरंजन, समता के अधिकार के बारे में बताया गया है आपको कि समता का जो अधिकार है वो किस तरीके के भेदभाव को ख़त्म करता है। यह सार्वजनिक स्थल मतलब जो भी आपके पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि दुकान है, होटल है, मनोरंजन के स्थल हैं, कुआं है, स्नान घाट है, पूजा स्थल में समानता के अधिकार आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपयुक्त आधार पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, भेदभाव किया जाता था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यह अधिकार डाला गया कि लोगों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, सभी के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। ठीक है, पहले हमारे समाज में छुआछूत भी था। जातियों के आधार पर हमारा समाज बटा हुआ था और निचली जातियां, जो निचली दर्जे की जो जातियां समझी जाती थी उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था, इसलिए संविधान में यह अधिकार बनाया गया। फिर कहता है समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। जो छुआछूत की प्रथा थी समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्हें सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त है या की है, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे सभी नागरिक को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे प्रभावित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता व अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, मतलब बराबर के अधिकार मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सेक्स के बिहाफ पे या कास्ट के बिहाफ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। देखिए, जब कहती हूँ कि इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो बात आती है वो कई बार यहाँ से उठ के आ जाती है कि मतलब फिर रिजर्वेशन क्यों है, जो दूसरी मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं उनको रिजर्वेशन किस लिए दिया गया है, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से भेदभाव किया गया है। लेकिन आप गौर से सोचिए, उस चीज़ को ध्यान से अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके सामने कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं हम उन्हें ऊपर उठाने के लिए, बराबर लाने के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे, कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनको हम लागू करेंगे। ठीक है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये जो आरक्षण है इसके आधार पर कोई भेदभाव किया गया है। ठीक है, फिर कहता है आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। देखिए, वही चीज़ है आपके सामने। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। ठीक है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो होगा ही कि ये रिजर्वेशन किस लिए है, क्यों है, जब सभी को समान अधिकार हैं। ठीक है, वास्तव में संविधान का जो अनुच्छेद का 16(4) है साफ साफ कहता है, 16वें आर्टिकल का जो चौथा भाग है, ठीक है, वो साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। ठीक है, और ये आपको मैं आर्टिकल नंबर 16(4) पढ़ा देती हूँ। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, जो समाज में पिछड़े हुए हैं उनकी नियुक्तियों में कोई भी आरक्षण करने के लिए नहीं रोका जा सकता। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल नंबर 21
मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, उससे उसकी जीने की जो स्वतंत्रता है वह नहीं छीनी जा सकती। यह सिर्फ जो स्थगित किया जा सकता है, सिर्फ किस वजह से किया जा सकता है, विधि के द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा यह कभी भी संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, समता है तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है तो समता है। ठीक है, एक अधिकार के लुप्त हो जाने पर दूसरे अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। देखिए, जैसे स्वतंत्रता के अंदर मैं कहती हूँ आपको बोलने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा पे आ जाए। ठीक है, यदि उसकी प्रतिष्ठा पे आ जाती है दैट मीन्स आपने उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है। क्लियर टू यू? कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप जैसा आप चाहें वैसा आप करने लग गए तो इससे क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपने जो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता है उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया है और वो अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं जिससे ना ही कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचे। ठीक है, और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा पे या किसी तरीके से उसकी स्वतंत्रता पे आ जाए। क्लियर? कहते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया जाता है तो उसको रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस को रीज़न देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि आपको किस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है, किस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तार करने के बाद भी उसको इतना अधिकार दिया जाएगा कि वह अपने पसंद के वकील को चुन सके। ठीक है, और उसके बाद अपने बचाव का मतलब उसको अपने बचाव के लिए उसका प्रयोग कर सके। कहता है इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश की इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं है। ठीक है, विद इन 24 आवर्स ये पुलिस जो है अपनी कस्टडी में उसको 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकती है। जो भी उसके नज़दीकी मजिस्ट्रेट होगा विद इन 24 आवर उसे वहाँ पेश करना पड़ेगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वो यह डिसाइड करेगा कि जो ये गिरफ्तारी की गई है, जो उसे कस्टडी में लिया गया है, यह उचित है या नहीं है। ठीक है, इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ पिछले निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अब देखिए, निवारक नज़रबंदी क्या है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी देखिए अरेस्ट कब होगा, जब उसने कोई भी क्राइम किया है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कहता है कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है या फिर
उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक जो नज़रबंदी है, देखिए बंदी बना सकती है, उसने क्राइम नहीं किया है लेकिन ऐसी आशंका है कि वह कोई क्राइम कर सकता है या देश के लिए कोई खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे निवारक नज़रबंदी में रखा जा सकता है। बट जो यह अवधि है वह 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। ठीक है, 3 महीने के बाद ऐसे मामले कहाँ लाए जाते हैं? जो सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी उसके सामने लाए जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्व और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार होती है, लेकिन सरकार ने प्राय इसका दुरुपयोग किया है। ज़्यादातर टाइम इसका मिसयूज़ ही किया है गवर्नमेंट ने। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर क्या है? विरोधाभास है। ठीक है, एक तरीके से आपको कहा गया है कि आपको फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है, और दूसरा फिर आपको निवारक नज़रबंदी रखी गई है। फिर ये कह रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे में क्या है? विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए अन्य स्वतंत्रताएं। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और भी अधिकार हैं, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था भंग ना हो, शांति बनी रहे और नैतिकता के लिए इस पर क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको भाषण के अधिकार हैं, लेकिन यदि ऐसा लगे कि आपके भाषण से शांति भंग हो सकती है तो आपके भाषण पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहता है सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वे शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों। देखिए, जब भी आप कोई सभा करते हैं, सम्मेलन करते हैं, हड़तालें होती हैं, ये सब कुछ लीगल है, लेकिन लीगल कब तक है? जब यह बिना हथियारों के और शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है। यदि यह हथियारों के साथ या फिर शांतिपूर्वक ढंग से नहीं किया गया तो फिर इस पर रोक लगा दी जाएगी। कहता है उसके बाद सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वे सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना जो है वह कम हो जाती है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष भी जताया है। ठीक है।